पीएम मोदी काशी से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद, सर्ववेद महामंदिर का करेंगे लोकार्पण, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन लोकसभा में पेश होगी महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, बीजेपी ने सांसदों को व्हिप किया जारी। लाल दुहोमा आज मिजोरम के सीएम की शपथ लेंगे, 40 में से 27 सीट जीती। इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस सांसद रह चुके। असम में प्रवासियों की नागरिकता का डेटा पेश करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, अल्टीमेटम दिया गया, कहा 1961 से 1972 तक की जानकारी 11 दिसंबर तक दें। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने की सुपुर्दगी पर आज फिर होगी सुनवाई, तहखाना डीएम को सौंपने को लेकर सुरक्षित रखा है फैसला, वाद मित्र बनाने का निर्णय आज। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम, 10वीं का पहला पेपर हिंदी, 12वीं का सैन्य विज्ञान, 55 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर और बता देते हैं कि दून में आज निवेश के महाकुंभ का आगाज किया जाएगा। देहरादून में आज इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया जाएगा। दून में होगा आज निवेश के महाकुंभ का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का होगा आयोजन। देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक होंगे शामिल। अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का समझौता हुआ है ज्ञापन। अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ है समझौता ज्ञापन। बता दें कि 3 लाख करोड़ के एमओयू और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग। वहीं 7 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। तो यह अहम खबर हम आपको बता दें, जहां पर दून में आज निवेश के महाकुंभ का आगाज किया जाएगा। इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इन्वेस्टर समिट का आगाज किया जाएगा, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? देखिए, ऐसी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और निश्चित ही अवंतिका एक निवेश का महाकुंभ का आगाज आज से होने जा रहा है। अभी अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो एक तस्वीर आपको यहाँ की दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सुबह से ही पहुँचते हुए दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी कि करीबन 8000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। 15 देशों के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। एक तस्वीर यहाँ की और दिखाना चाहूँगा कि ये एंट्री गेट है, जहाँ पर कि भारी सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। सभी की चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही लोग यहाँ से सीधा कार्यक्रम स्थल के लिए आ रहे हैं। करीबन 8000 से 10,000 के जो भीड़ है वो आने की उम्मीद है अवंतिका। और लगातार सरकार का फोकस है कि जो ये निवेश का महाकुंभ होना है ये सफल आयोजन हो। और अब तक सरकार की तरफ से 3 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू है वो साइन हो चुके हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश है, जो एमओयू है वो साइन हो और वो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो एमओयू हैं वो साइन हो चुके हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो निश्चित ही कार्यक्रम में भी कई हजार करोड़ के जो एमओयू हैं वो भी साइन होंगे। इसके अलावा जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 2.5 से 3 घंटे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उद्योगपतियों के साथ उनकी बातचीत होगी और तमाम जो उद्योगपति हैं उत्तराखंड के विकास को लेकर के और आगे किस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाना है इसको लेकर के भी अपना संबोधन देंगे। तो कुल मिलाकर के सभी तैयारी है अवंतिका और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज का दिन जो है वो काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल अंकित, देखा जाए कि जैसे कि आप कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं और साथ ही आज इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी के भी पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी जानना चाहेंगे।
देखिए अवंतिका, 2 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम है। आज उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे समापन सत्र के दौरान। देखिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह करीबन 10:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMA हेलीपैड पहुंचेंगे। यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच फिर उसके बाद जो FRI देहरादून है जहाँ पर की कार्यक्रम स्थल है वहाँ से बाय रोड वो आएंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भव्य स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही एक मानव श्रृंखला का भी आयोजन पार्टी की ओर से किया गया है जहां पर कि बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो PM नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार जो तैयारी है वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें चाहे पार्टी के स्तर की बात करें, सभी ने PM नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रखी है अवंतिका। और इंतजार अब कुछ ही क्षणों का बचा है जब PM मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और निश्चित ही उनका संबोधन राज्य के लिए काफी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि किस तरीके से राज्य को आगे बढ़ाना है, केंद्र और राज्य सरकार की क्या कुछ कोशिश है उत्तराखंड को लेकर के, इन सब चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं PM नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो उद्योगपति हैं, गौतम अडानी से लेकर के जो तमाम जो उद्योगपति हैं वो सभी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो निश्चित ही उनका संबोधन भी काफी ऐतिहासिक रहेगा। तो अब से थोड़ी देर में 10:20 में PM नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संभवतः पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं और साथ ही तमाम बड़े उद्योगपतियों की भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। जैसे कि आपने बताया कि अडानी भी पहुंच सकते हैं और साथ ही अंबानी भी पहुंच सकते हैं इस कार्यक्रम में। अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की बात हो रही थी और सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, उसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते आ रहा है। तो क्या अनुमान जताया जा रहा है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो क्या उस दौरान भी विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? देखिए अवंतिका, विपक्ष का जो आरोप था, जो उसकी चिंता थी वो ये थी कि साल 2018 में भी उत्तराखंड में एक ऐसा ही मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब उसमें भी ये बात कही गई थी कि 1,30,000 करोड़ रुपए के जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो बातें आपने साल 2018 में कही थी वो 2023 में किस तरीके से पूरी होगी, इस पर एक संशय है। और निश्चित ही विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संशय उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुराने हमारे अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पर कहे जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार का फोकस सिर्फ MOU साइन करने पर नहीं है, सरकार का फोकस है कि इसकी ग्राउंडिंग हो। और आज जब PM नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो 44,000 करोड़ से ज़्यादा की जो ग्राउंडिंग है इसका उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो इस तरीके से सरकार ने पिछली जो 2018 की जो हमारे अनुभव रहे हैं उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सीख करके अब ये नया जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन करने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य भी है वो लक्ष्य भी काफ़ी बड़ा रखा है। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो 1,25,000 करोड़ के करीबन का लक्ष्य था। इस समय 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य सरकार ने रखा है और अभी तक जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसमें 3 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। तो अपने आप में सरकार चाह रही है कि जो 2018 के जो अनुभव है उससे हम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और विपक्ष की तरफ से पिछले अनुभव को देखते हुए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस समिट का विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना ये है कि जो MOU हो रहे हैं वो ग्राउंड पर भी आने चाहिए और तब कहीं ना कहीं विपक्ष इन सब चीज़ों की सराहना करेगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष की तरफ से तमाम जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर होता दिख रहा है, लेकिन अगर जो समिट का आयोजन है वो सफल रूप से हो जाता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और देखा जाए तो उत्तराखंड में भी निवेशकों का जो एक आने का दौर है और उत्तराखंड को भी इसमें सफलता मिलती हुई दिखेगी। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आज करीब 10:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। साथ ही व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं। कर रहते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता देते हैं जहां पर ज्ञानवापी में व्यास तहखाने की सुपुर्दगी पर फिर होगी सुनवाई।
ज्ञानवापी में व्यास तहखाने की सुपुर्दगी पर फिर होगी सुनवाई। आज होगी तहखाने की सुपुर्दगी पर सुनवाई। तहखाना डीएम को सौंपने को लेकर सुरक्षित रखा है फैसला। वादमित्र बनाने का निर्णय होगा आज। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने को लेकर सुपुर्दगी पर फिर होगी सुनवाई। आज होगी तहखाने को सुपुर्दगी पर फिर सुनवाई। तहखाने को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि तहखाना डीएम को सौंपने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। वहीं वादमित्र बनाने का भी निर्णय लिया जाएगा आज। तो आज तहखाने की सुपुर्दगी पर फिर सुनवाई होगी, जिसको लेकर के वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। तो विक्की, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे से जो ये मामला है इस पे सुनवाई शुरू की जाएगी? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें आज जो है ज्ञानवापी में ब्याज तहखाना जो उसके सोमनाथ ब्याज थे, उनके नाती जो है शैलेंद्र ब्याज जी, उनके द्वारा ये दाखिल किया गया था याचिका। उनका कहना ये था कि 1993 तक यहाँ पूजा पाठ हो रही थी, उनके परिवार द्वारा, ब्याज परिवार द्वारा लगातार पूजा पाठ किया जा रहा था। जिसके बाद 1993 में जो है उस जगह को बैरिकेटिंग करके वहां से पूजा अर्चना इन लोगों को बाधित किया गया। और इसके बाद इनके जो वकील है, अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई इस पे, जिसमें दर्शाया गया कि ब्यास जी का जो तहखाना इस पे मुस्लिम पक्ष द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसको जो है हम लोग ब्यास परिवार इस पे जो 1993 तक लगातार पूजा पाठ करता आ रहा है और ये ब्यास परिवार का है, जिसको जो है एक बार फिर सुनवाई करते हुए इसको डीएम की सुपुर्दगी में आज जो है इसी पे सुनवाई होनी है। हालांकि पिछली सुनवाई की जो तारीख थी उस पर जो जिला जज ने जो है एक विश्वास में दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। आज दोपहर 2 बजे जो है संभवतः इस पे आदेश आना है, क्या तहखाने को डीएम के सुपुर्द किया जाता है या फिर जो दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष इसको अपने हक में बता रहा है ब्याज तहखाने को, और दूसरी तरफ जो है ब्यास परिवार जो है खतरा मान रहा है कि मुस्लिम पक्ष पे कब्जा न कर ले, क्योंकि उस समय से 1993 से बैरिकेटिंग करके लगातार जो है मुस्लिम पक्ष के दायरे में यह है जी। इसी पे आज सुनवाई दोपहर 2 बजे है जी। देखा जाए तो लगातार इसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना तर्क रखा है और अपनी अपनी बात रखी है। जाहिर तौर पर माननीय कोर्ट के द्वारा साक्ष्य के आधार पर ही फैसला किया गया होगा, लेकिन फिर भी अगर अनुमान की बात की जाए तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जो फैसला है वो किसके पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल, फैसला जो है ब्यास जी के परिवार की तरफ से आ सकता है, ब्यास परिवार की तरफ से, क्योंकि इनके पास जो सबूतें हैं, जो कागज है, जो इनके परिवार, जो ब्यास परिवार जिसको ब्यास के तहखाने से भी जिसपे जाना जा रहा है, जिसपे याचिका ये दायर हुई ब्यास तहखाने के नाम से जाना जा रहा है, इनका कहना है हम ही नहीं, हमारे पूर्वज जो थे उनके कई पीढ़ी जो है वहां पे लगातार पूजा अर्चना करती आ रही है। हमारे दादा जिनके सोमनाथ पाठक जो है ये नाती है ब्यास सोमनाथ ब्यास के, तो उनका कहना था कि वो भी करते आ रहे थे, पूजा पाठ लगातार किया जा रहा था। लेकिन 1993 में जो वर्तमान सरकार थी उनके द्वारा वहां पे लोहे की बैरिकेटिंग करा दिया गया और इनको पूजा पाठ से रोकने के रोक दिया गया। तो ये चाहते पुनः एक बार फिर से हमको उस तहखाने की सुपुर्दी की जाए और वहां पे पूजा पाठ करने की अनुमति ब्यास परिवार को दिया जाए, जिसपे आज ही दोपहर 2 बजे आदेश आना है जी। विक्की, देखा जाए तो इसमें हिंदू पक्ष ने तो अपना जो उनका तर्क है या अपनी जो बात है वो तो रख दी है। इस पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो अपने हक में बता रहे, ब्यास तहखाने को वो अपने हक में बता रहे कि मस्जिद की जमीन है, उनको वो अपने हक में बता रहे। वहीं दूसरी तरफ जो ब्यास जी के परिवार की तरफ हिंदू पक्ष कह ले या इनके अधिवक्ता हरिशंकर विष्णु जैन की कहना है कि ये ब्यास परिवार का है, ब्यास तहखाने के नाम से जाना जाता है और ये लगातार पूजा अर्चना करते आ रहे। तो माननीय न्यायालय से इन्होंने एक प्रार्थना पत्र देके इनको जो है इस समय जो है जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इसके मामले को, तो तब तक डीएम को सुपुर्द किया जाए, तत्काल इनकी चाबी जो है डीएम को सौंप दिया जाए और डीएम की निगरानी में इनको दिया जाए, ताकि आगे की क्या आदेश आता है इस पे जो ब्यास परिवार द्वारा इस पूजा अर्चना की मांग की गई है, क्या इस पे मिलता है, बैरिकेटिंग को हटाया जाता है। तो इसके लिए अभी दोपहर 2 बजे तक रुकना होगा कि जिला अदालत द्वारा क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष को सुन लिया गया है और फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। संभवतः आज दोपहर 2 बजे तक आदेश आना तय है, तो फिलहाल अभी रुकना होगा जी। बिल्कुल विक्की, देखा जाए तो यानी कि दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे जो है वो किए हुए हैं। देखना होगा कि माननीय कोर्ट के द्वारा अब क्या फैसला आता है। फिलहाल उसके लिए 2 बजे तक इंतजार भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज तहखाने की सुपुर्दगी पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज 2 बजे इस मामले पर क्या फैसला आता है, इसके लिए 2 बजे तक इंतजार करना होगा। कर लेते हैं खबरों की ओर और एक अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी बोर्ड की डेट शीट हुई जारी। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के होंगे एग्जाम। आपको बता दें कि 22 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। यूपी बोर्ड ने डेट शीट की जारी। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के होंगे एग्जाम। 22 फरवरी से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च 2024 को होंगे समाप्त। वहीं 10वीं का पहला पेपर हिंदी बताया जा रहा है और 12वीं का सैन्य विज्ञान। आपको बता दें कि 10वीं का पहला पेपर हिंदी है और 12वीं का सैन्य विज्ञान। करीब 55 लाख स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स में होंगे शामिल। 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक, वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेंगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, देखा जाए तो यूपी बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी कर दी है और उसके बाद तमाम जानकारियां भी, जैसे कि दोनों शिफ्ट की टाइमिंग भी सामने आ गई है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड ने जो है मुकर्रर कर दी है। 22 फरवरी से यह एग्जाम चालू हो जाएगा और 10वीं 12वीं के एग्जाम जो है चालू होने हैं। 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक समाप्त हो जाएंगे। जी, साथ ही अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में जो सुरक्षा होती है और जो निगरानी होती है वो ज्यादा अच्छे से की जाती है और काफी कड़ी से की जाती है, ताकि कोई भी चीटिंग ना कर पाए या भी किसी प्रकार की कोई ढील ना मिल पाए। इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, हम बता दें कि यूपी बोर्ड ने जो है सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए जो है काफी जो है व्यवस्थाएं की हैं। कैमरों की निगरानी में यह परीक्षा होनी है। जो पहले की तरह जो है पिछली सरकारों में जो नकल माफिया सक्रिय होते थे वो अब नहीं है, क्योंकि मामला ये है कि इस समय कैमरों की निगरानी में ये परीक्षाएं होनी है। अब पुलिस की भी जो है हर बोर्ड पे तैनाती होगी। अब 55 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में जो है इस साल शामिल होंगे। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो जो छात्र परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़ा जाता है उसके लिए एक सजा भी सुनिश्चित कर दी जाती है कि अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसको ये सजा दी जाएगी। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो परीक्षार्थी जो पकड़े जाएंगे उनके लिए जो है उनकी जो है कापियां जो है रख दी जाएंगी। उनको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यानी कि काफी कुछ इंतजाम भी किए गए हैं जिससे छात्र जो है वो नकल ना कर पाए और काफी अच्छे से जो है वो पेपर निपट जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है, जहां पर 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे, जो कि 9 मार्च 2024 को खत्म होंगे। आपको बता दें कि 10वीं का पहला पेपर हिंदी होगा और 12वीं का पहला पेपर सैन्य विज्ञान। वहीं 2 पालियों में परीक्षाएं की जाएंगी, जिसमें करीब 55 लाख स्टूडेंट शामिल होने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 2 बजे से फिर होगी सुनवाई। वहीं यूपी सरकार की तरफ से दाखिल एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया गया। अर्जेंट एडमिशन के चलते आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज 2 बजे से फिर होगी सुनवाई। यूपी सरकार के तरफ से दाखिल एसआईटी रिपोर्ट का दिया गया हवाला। वहीं अर्जेंट एडमिशन के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट में सुनवाई की बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे? जी, आपसे बता दें कि आज जो एसआईटी ने अपनी
आख्या जो है कोर्ट में दी थी, जो कि आज 2 बजे से लमसम बताया जा रहा है कि 2 बजे सुनवाई होनी है। सुनवाई होने के इससे पहले, क्योंकि हाईरामपुर के जो अधिवक्ता जो उनके गण हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और उसके बाद जो यूपी गवर्नमेंट है वो अपने पक्ष पेश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुर्खियों में मामला था। और इस मामले को देखते हुए कि आज जो है 2 बजे के बाद अब देखा जाता है कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि अभी इससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई थी विशेष तौर से, लेकिन अब की बार ये मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, इसलिए हो सकता है कोर्ट का फैसला कुछ अच्छा ही आए और जो न्यायप्रिय रहे। जी बिल्कुल राहुल, और साथ ही देखा जाए तो अर्जेंट एडमिशन को सूचीबद्ध करने के भी आदेश दिए गए थे, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी अभी तक जो अब 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा कि जो अर्जेंट एडमिशन के लिए मामला चल रहा था उस पर क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ कहना उचित नहीं है। जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाए तब तक अपने आप हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो जब तक माननीय कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ सकता है तब तक हम इस पर कुछ नहीं बात बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता देते हैं, जहां पर आज अयोध्या के दौरे पर आ सकते हैं गृह मंत्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं आज गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में भी आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या आ सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तमाम तैयारियां करने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोंडा भी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं शाह, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद वो अयोध्या भी पहुंच सकते हैं। गोंडा के बाद अयोध्या भी पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तमाम तैयारियों का निरीक्षण कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संभावित दौरे की बात सामने आ रही है, इसको लेकर के प्रशासन में भी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि गृह मंत्री का आना अभी संभावित माना जा रहा है। अभी ना तो प्रोटोकॉल आई है, ना यहाँ पे सूचनाएं आई हैं, और हो सकता है दौरा क्योंकि बगल जिले में है, हो सकता है आने की संभावना है कि हो सकता है आ भी सकते हैं, क्योंकि अब अभी जो है ना ट्रस्ट ने कोई जानकारी दी है, ना यहाँ की जो है जो प्रशासनिक अमला है वो भी ज्यादा सक्रिय। लेकिन अब इसलिए कि गोंडा में आ रहे हैं तो बगल फटा हुआ कनौज जिला है, तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गृह मंत्री है तो उनका कोई ये नहीं। और आप भी सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को आना भी है, यहाँ 22 जनवरी को उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पे उद्घाटन होगा, तो आ सकते हैं, ये संभावना पाई जा रही है कि आप आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये संभावित दौरा है क्योंकि एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गोंडा पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अयोध्या भी आ जाए। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। तो अगर तैयारियों की बात की जाए तो लगभग किस स्तर पर तैयारियां पहुंच चुकी हैं? क्या कोई काम ऐसा है जो अभी भी बाकी रह गया हो? जी अवंतिका, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जितना कार्य पे बचा है वो भी तेजी से किया जा रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में एकदम चाहे टेंट सिटी का कार्य हो, जितना कार्य है एकदम लगभग, और क्योंकि यहाँ पे टेंट सिटी जितनी बने, हाईटेक टेंट सिटी भी बनाई जा रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और यहाँ पे जितनी तैयारी की जा रही है, और ट्रस्ट भी एकदम पूरी तरीके से जुटा हुआ है। आप अपने लगभग कार्य पूरा कर चुका है, चाहे कहना हो मूर्ति का कार्य हो लगभग 10% बचा है, बाकी रोड का कार्य लगभग पूरा चुका है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं, तो यहाँ का कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी कुछ लोग बात भी कराते हैं यहाँ पे है कि कितना तेज कार्य है, कितना विकास हुआ है, तो तरफा विकास अयोध्या में हुआ है, क्योंकि हाईटेक सिटी होने जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई तो अयोध्या का क्या विकास हुआ, आप तो यहाँ पे है, कैसा विकास है यहाँ पे? अयोध्या विकास के पथ पर एकदम सवार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो अयोध्या का विकास किया जा रहा है, उससे अयोध्यावासी के साथ साथ विश्व की जनता को भी हमारे भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारी अयोध्या का विकास
पुष्पक विमान से भी तेज हो रहा है। नित्य प्रतिदिन यहाँ विकास कार्य चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। राम जी बैठने वाले हैं और पूरे विश्व में राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे ये नगरी जो है हाईटेक सुविधाओं द्वारा एकदम पूरी तरीके से की जा रही है और यहाँ पे विकास का चौतरफा विकास है कि उसमें कोर कसर कोई छोड़ी नहीं गई। हो सकता है गृह मंत्री भी इसका भी निगरानी करे, आकर के देखे, क्योंकि अयोध्या इस विश्व पटल पे एकदम ऐतिहासिक हाईटेक सुविधाओं द्वारा यहाँ पे चाहे टेंट सिटी का काम हो, मतलब नदी के किनारे जो टेंट भी लगाए जा रहे हैं वो एकदम हाईटेक लगाए जा रहे हैं, जैसे एकदम जैसे VIP मूवमेंट में है, जैसे होटल नुमा तैयारी की जा रही है कि और 10 साल 15 साल का जो सरकार उसका लीज पे दे रही है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या अब वो अयोध्या नहीं, पुरानी एकदम त्रेता युग की अयोध्या में हाईटेक परिवर्तन करती जा रही है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो सरकार के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जनता भी काफी खुश नजर आ रही है और साथ ही देखा जाए तो तमाम अधिकारियों के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी पहुंचते रहते हैं लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और साथ ही देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो उससे पहले जितनी भी तैयारियां हैं वो काफी तेजी से की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अमित शाह का अयोध्या में संभावित दौरे की बात सामने आ रही है। एक कार्यक्रम के तहत गोंडा पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अयोध्या भी जाएं। फिलहाल अभी तक कोई भी प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये संभावित दौरे की बात सामने आ रही है। वही खबर हम आपको नई दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। वहीं मार्च 2017 में बने थे PCC चीफ। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। मार्च 2017 में बने थे PCC चीफ। चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा इस्तीफा। तो अहम खबर हम आपको नई दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमलनाथ ने सौंपा इस्तीफा। हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। डिंडौरी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे अमरकंटक जबलपुर मार्ग पर बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है और नर्मदा परिक्रमा वासियों से भरी बस पलटी है। एक यात्री की बस के नीचे दबने से मौत हो गई। अन्य घायल यात्रियों को भेजा जिला अस्पताल। अहमदाबाद गुजरात के बताए जा रहे सभी यात्री और अमरकंटक से डिंडौरी होते हुए उज्जैन जा रही थी बस। सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया तराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर एक यात्री की बस के नीचे दबने से मौत होने की बात भी सामने आई है। अन्य घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। अहमदाबाद गुजरात के सभी यात्री बताए जाते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अमरकंटक से डिंडौरी होते हुए उज्जैन जा रही थी बस। तो अमरकंटक से डिंडौरी होते हुए उज्जैन जा रही थी बस और सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया तराहे की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। डिंडौरी से खबर, नेशनल हाईवे अमरकंटक जबलपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ और नर्मदा परिक्रमा वासियों से भरी बस पलटी है। एक यात्री की बस के नीचे दबने से मौत भी हो गई। आम खबर आपको हम बता दें और अन्य घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया है। तो अन्य घायल यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात के बताए जाते हैं सभी यात्री। अमरकंटक से डिंडौरी होते हुए उज्जैन जा रही थी बस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे।
तिराहा के पास में हुआ था। मेरे को 17:35 के लगभग में मेरे को आईडी असाइन हुआ, जिससे मैं गया वहाँ पे, और बस वाला बाइक वाले को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सर इसमें? 45 लोग थे लगभग। अच्छा, किसी की डेथ भी हुई क्या? एक डेथ हुआ है सर। इसमें पायलट कौन थे? पायलट शारदा प्रसाद। एक बाइक वाले को बचाने गया ना, उसमें एक ओवरटेक कर रहा था और बाइक वाला बीच आके खड़ा हो गया, तो उसने जरा सा टर्न लगाया, तो इसके लिए तो वो पलटी खा। जो बस है वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? हम गुजरात से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हाँ, ये बगल के क्या बोलते हैं, वहाँ से आ रहे थे। हम उज्जैन जाते थे, उज्जैन से गुजरात जाना। अच्छा, कितने लोग घायल हुए लगभग? अंदर 45 नहीं, इंजर्ड कितने लोग हैं? 45 इंजर्ड एक एक्सपायर्ड हो गया। ओफो। और ये 8-10 आदमी हो घायल हो गए। आपको बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर एसएसपी ने चलाई है तबादला एक्सप्रेस। कानून व्यवस्था की बेहतरी के चलते हुए तबादला एक्सप्रेस चलाई गई और एसएसपी ने 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और दरोगा को ट्रांसफर किया है। कई इंस्पेक्टर और दरोगा को चार्ज से हटाकर किया पैदल। कई को कोतवाली और थानों का प्रभारी भी बताया है, यानी कईयों पर मेहरबान तो कईयों पर गाज भी गिरी है और कई इंस्पेक्टर और दरोगा को चार्ज से हटाकर पैदल किया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए ये तबादले किए गए हैं। एसएसपी की ओर से 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और दरोगा के तबादले की बात सामने आई है। कई को चार्ज से हटाया गया है, जबकि कई को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई इंस्पेक्टर और दरोगाओं को चार्ज से हटाया भी गया और कई को नई जिम्मेदारी दी गई है। कानून व्यवस्था को बेहतर और दुरुस्त बनाने के चलते ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बुलंदशहर से एसएसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है और इस तबादला एक्सप्रेस में कई पर गाज गिरी तो कईयों पर मेहरबानी भी नजर आई है। कानून व्यवस्था की बेहतरी के चलते तबादले हुए हैं। कई को बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो कई को पद से हटाया भी गया है। 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और दरोगा को तबादला एक्सप्रेस चली है। इन पर कई इंस्पेक्टर और कई दरोगाओं को इधर उधर किया गया। कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए ये तबादले किए गए हैं। बुलंदशहर से जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एसएसपी ने 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और दरोगा को इधर उधर किया। कानून व्यवस्था की बेहतरी के चलते ये तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कानून व्यवस्था की बेहतरी के चलते ये तबादले किए गए और कई को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ललितपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां बेखौफ दबंगों ने तमंचे से फायरिंग की है। फायरिंग करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और गोविंद सागर बांध की तलहटी में फायरिंग की बात सामने आई। सदर कोतवाली क्षेत्र गोविंद सागर बांध का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो गोविंद सागर बांध की तलहटी में फायरिंग की बात सामने आई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गोविंद सागर बांध की तलहटी में फायरिंग की गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर ललितपुर से आपको हम बता रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र गोविंद सागर बांध का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ललितपुर से खबर, बेखौफ दबंगों ने फायरिंग की। अहम खबर आपको हम बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ललितपुर से जानकारी, बेखौफ दबंगों ने फायरिंग की है और फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ये अहम खबर आपको हम बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां युवक को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। बाघ के हमले से युवक की मौत हो गई है। खेत में मवेशियों को चराने गया था युवक और अब तक 5 लोगों को बाघ मौत के घाट उतार चुका है। बाघ के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बेलराया उत्तर नेघासन वन रेंज के नयापिंड गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब तक 5 लोगों को बाघ मौत के घाट उतार चुका है। खेत में मवेशियों को चराने गया था युवक। अहम खबर आपको हम बता दें,
जहां पर 5 लोगों को बाघ अब तक निशाना बना चुका है, मौत के घाट उतार चुका है। बाघ के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब अगर आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों का पालन न करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने आदेश दे दिए हैं कि अगर अब किसी भी वाहन चालक का 3 बार से अधिक चालान होता है तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनके वाहन का पंजीकरण भी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में सरकार दिख रही है। लगातार हो रहे हादसों को लेकर भी सरकार अब एक्शन मोड पर है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर 3 बार से ज्यादा वाहन चालक का चलन होता है तो उसका अब ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के ऊपर अब सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। 3 बार से ज़्यादा बार अगर चालान हुआ है तो अब उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सड़क हादसे देखने को मिले जिसमें कई लोग अपनी जान को गंवा दिया, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड पर दिख रही है। यही नहीं, अगर उसके बावजूद भी अगर चालक नहीं मानता है तो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस ने काम करना इस पर शुरू कर दिया है और कई लोगों का जो रिकॉर्ड है वो आरटीओ को भेज दिया है, जिसमें आरटीओ भी अब कार्रवाई करने जा रहा है लाइसेंस को निरस्त करने की। फिलहाल बढ़ते हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार ने सख्त कदम उठाया है, क्या बढ़ती घटनाओं को रोकने में कितना सफल साबित होती है। लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी अगर किस प्रकार की कोई लापरवाही सामने आती है तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही वाहन चलाते समय कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ओवर स्पीड पर भी होगी कार्रवाई। चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करना पड़ सकता है भारी। 4 पहिया वाहन चालक और बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य। एक्सप्रेसवे पर और शहर के अंदर स्पीड लिमिट पर रखे ध्यान। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना वर्जित। नशे में वाहन चलाए तो अब होगी कड़ी कार्रवाई। उल्टी दिशा में वाहन चलाने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। 3 बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया को लेकर हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने लखनऊ के आरटीओ अखिलेश द्विवेदी से खास बातचीत की है और जाना है कि अब किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप वाहन चला रहे हैं और अगर आपका 3 बार चालान हो चुका है और उसके बाद 4थी बार चालान होता है तो अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एआरटीओ सर है। सर, जो निर्देश जारी हुए हैं 3 बार से ज़्यादा चालान होने पर अब कार्रवाई होगी लाइसेंस के निरस्तीकरण की, किस तरीके का सर ये निर्देश दिए गए हैं? निश्चित तौर पे इस तरह के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी एवं चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा दिए गए हैं और इसके क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी ट्रैफिक महोदय द्वारा एक सूची मुझे भेजी भी गई है जो शहर के विभिन्न चौराहों पर जिनके द्वारा बार बार इस तरह का अपराध किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा जा रहा है, तो उनकी एक सूची हमें मिली हुई है। मुझे लगता है कि वो सूची लगभग 350 वाहनों की है। तो हमने उन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस दिया और शीघ्र ही मेरे द्वारा उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। सर, 3 बार से ज़्यादा होने पर कार्रवाई होगी लाइसेंस निरस्तीकरण की, उसके बाद जो गाड़ी का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा सर? गाड़ी के पंजीकरण निरस्तीकरण की बात बाद में आएगी। पहले नंबर पे हमारे द्वारा यदि वो कमर्शियल गाड़ी है तो उसके परमिट को हम निलंबित करने का काम करेंगे और डीएल ड्राइवर का लाइसेंस जो है निलंबित करेंगे। लेकिन अगर बार बार इनके द्वारा अभियोग किया जाता है, इनके द्वारा रेड लाइट जंपिंग की जाती है,
रॉन्ग साइड ड्राइविंग की जाती है, ओवर स्पीडिंग की जाती है अथवा रॉन्ग पार्किंग की जाती है। शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपनी गाड़ियाँ गलत जगह खड़ी करके पार्क करके हट जाते हैं और घंटों गायब रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सूची पुलिस विभाग द्वारा हमारे विभाग को प्राप्त हो रही है और हमारे द्वारा उस पर एक बार नोटिस दी जाएगी पक्ष सुनने के लिए और सबके पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपके पास पहुंचे हैं, जो ट्रैफिक डीसीपी सर ने आपको दी है? कितनी गाड़ियां कार्रवाई? एग्जैक्ट संख्या बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे लिफ्ट का ध्यान है, जो मेरे द्वारा नोटिस भेजी गई है, लगभग 350 वाहन स्वामियों को नोटिस हमारे द्वारा भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। फिलहाल अब लगभग 350 जो गाड़ियां हैं वो आंकड़ा पहुंच चुका है आरटीओ में। अब वहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। फिलहाल अब जितनी भी गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश में अगर चलती हैं, अगर ज़्यादा चालान होते हैं, 3 बार से अधिक जब चालान हो जाएंगे तो उनकी गाड़ियों का जो पंजीकरण है वो भी निरस्त होगा और साथ ही साथ जो लाइसेंस है वो भी निरस्त होगा। वहीं ट्रैफिक नियमों के पालन न करने वालों के ऊपर अब लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करने जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने डीसीपी ट्रैफिक यदेश कुमार से भी बातचीत की है। लखनऊ में लगातार जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब जो 3 बार से ज़्यादा जिसका चालान होता है उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक सर है। सर, किस तरीके की कार्रवाई अभी तक ट्रैफिक पुलिस कर रही है लखनऊ में और आगे जो आदेश आए उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपनी ओर से जो दुर्घटनाओं में तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, चोटिल हुए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उसको गंभीरता से लेते हुए हम लखनऊ पुलिस के द्वारा अपनी ओर से पहल करके जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं वाहन, ऐसे लोगों के विरुद्ध 2 बार मुकदमा पंजीकृत कराया है थानों पर और लगभग 131 व्यक्तियों के विरुद्ध 1 बार तथा 34 व्यक्तियों के विरुद्ध दूसरी बार अभियोग पंजीकृत कराया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये प्रैक्टिस बनाया है कि 1 सप्ताह में जितने लोग करेंगे साप्ताहिक रूप से उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया जाएगा, जो भी इसकी पुनरावृत्ति करेंगे अपराध की। इसी क्रम में इसको गंभीरता से लेते हुए शासन ऊपर स्तर पर भी इस पर मंथन हुआ और यह निर्णय लिया गया, जैसा कि आपके संज्ञान में है, कि जो लोग 3 बार या उससे अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं ऐसे चालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों को सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हाथ धोना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इस आदेश के बाद लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े में जरूर कमी देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ से भरत शेट्टी की रिपोर्ट। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा बनाए गए महोत्सव के मीडिया सेंटर का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शुभारंभ किया। 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 दिसंबर को के सांस्कृतिक कार्यक्रम का देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में सभी समस्याओं का समाधान है और गीता से ज्ञान लेकर सभी समस्याओं से निजात भी पा सकते हैं। इसलिए इस गीता महोत्सव को सारे देश में, विदेशों में और सारे भारतवर्ष में घर घर तक पहुंचाने वाले मीडिया बंधु होते हैं। इसलिए मीडिया की जो है हमारी आध्यात्मिक भाव को जनता में जगाने के लिए उनका योगदान जो है बहुत ही सराहनीय है। वैसे ही मीडिया ये जो है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसलिए प्रजातंत्र में हमारी मीडिया को
स्वेच्छा लेना था। और अगली खबर भी आपको कुरुक्षेत्र से ही बताते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर हरियाणा रोडवेज ने विशेष बसों की सुविधा शुरू की है। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड से थानेसर विधायक सुभाष ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष तौर से कुरुक्षेत्र के आसपास इलाके में 2 बसें आज शुरू की गई हैं। नए बस स्टैंड से विधायक सुभाष सोधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष रूप से गीता जयंती महोत्सव के लिए चलाई गई इन बसों का रूट कुछ इस तरह रहेगा। पिपली नेशनल हाईवे से गीता उपदेश स्थल ज्योतिसर तक चलने वाली बसें ब्रह्म सरोवर तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। ऐसे यात्रियों को देना होगा हरियाणा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अधिक से अधिक पर्यटक पहुंचे और उसके लिए बस सेवा शुरू की गई है। देखिए, गीता जयंती का उत्सव जो हमारा बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर वर्ष हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हर साल ये बसें चलती हैं। अब की बार भी ये बसें हमारे यहाँ से गीता जयंती उत्सव चलेंगी। यहाँ से एक बस पिपली वाया ज्योतिसर जाएगी, सेकेंडली फिर कार से ज्योतिसर का रूट 900 रुपये होते हुए यहाँ पर दोबारा आएगी। रूटीन में 2 बसें आज चलाई गई हैं। तो अगर और भी डिमांड पड़ेगी बसों की, जिस प्रकार से बाहर से यात्री आएंगे या कोई और डिमांड निकलेगी तो बसों को और भी चलाया जाएगा। तो कूपन भी जारी किया गया था, किराया लगेगा इसमें 50% किराया लगेगा, बसों का देंगे 50% लगेगा किराया। और इसके साथ ही और डिमांड है कि उनका भी 50% और बसें चलाई जाएंगी। हाँ, चलाएंगे। बेनिफिट मिल सके, जितनी सुविधा मिल सके उतनी हम उनको देने का प्रयास करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।